नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड बोध। आज की इस वीडियो में हम हर स्लाइड को एग्जाम के नजरिए से सरल लेकिन गहराई से समझेंगे। इस वीडियो में कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान से बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश का इतिहास। हम प्राचीन काल से शुरू करके आधुनिक काल तक का पूरा सफर तय करेंगे। जी, और ये जो पूरी जानकारी है ये उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। हम एक क्रम में चलेंगे, बिल्कुल। एक कहानी की तरह। हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले प्राचीन इतिहास, जिसमें प्रागैतिहासिक काल है। फिर हड़प्पा सभ्यता में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी वो देखेंगे। उसके बाद आएगा महाजनपद काल, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मध्यकालीन और अंत में आधुनिक इतिहास, खासतौर पर 1857 की क्रांति के संदर्भ में। चलिए, तो फिर प्राचीन इतिहास से ही शुरू करते हैं, प्रागैतिहासिक काल से। जी, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र की जो बेलन नदी घाटी है वो भारत के सबसे पुराने मानव बसाहट वाले स्थलों में से एक है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी बिंदु है। बेलन नदी घाटी, ये टोन्स नदी की सहायक नदी है ना? बिल्कुल। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि पुरा पाषाण काल के तीनों चरण, मतलब निम्न, मध्य और उच्च, तीनों के अवशेष एक ही जगह मिले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अनोखी बात है। जी, और इस क्षेत्र में जो उत्खनन हुआ उसका श्रेय जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा को। और यहाँ से मिली सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोई खास खोज जो याद रखनी चाहिए? हाँ, एक है। लोहदा नाले के पास से हड्डी से बनी हुई एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मदर गॉडेस। ये सवाल कई बार पूछा गया है। हड्डी से बनी मूर्ति कमाल है। और सिंगरौली घाटी और चकिया भी इसी काल के स्थल हैं? जी, ये दोनों भी महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल हैं। सिंगरौली घाटी सोनभद्र में और चकिया चंदौली में। ठीक है, तो पुरापाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? इसमें हमें बसाहट के और बेहतर सबूत मिलते हैं। इसके मुख्य स्थल हैं प्रतापगढ़ जिले में सरायनाहर राय, महादहा और दमदमा। और प्रयागराज में चौपानी मांडो भी है। जी, इनमें सरायनाहर राय से जो सबूत मिले हैं वो परीक्षा के लिए खास हैं। यहाँ से 14 शवाधान मिले हैं। 14 शवदान मतलब एक साथ? हाँ, और साथ ही 8 गर्त चूल्हे, झोपड़ी का फर्श, ये सब एक अस्थायी निवास की तरफ इशारा करते हैं। मतलब लोग अब एक जगह कुछ समय के लिए टिकने लगे थे। और फिर इसके बाद आया नवपाषाण काल, जी, जहां से खेती की शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल। इसके प्रमुख स्थल हैं प्रयागराज में कुल्डी हवा, महगड़ा और संत कबीर नगर में लहुरा देव। ये लहुरा देव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जी, कृषि के, कच्ची ईंट और घास फूस के घरों के, ये सब एक विकसित जीवन शैली को दिखाते हैं। इंसान अब किसान बन रहा था। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। ज्यादातर लोग इसे पंजाब सिंध तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन इसका सबसे पूर्वी स्थल तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? बिल्कुल। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। ये तथ्य याद रखना बहुत जरूरी है। हिंडन नदी जो यमुना की सहायक है, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। जी, 1958 में। इसका एक और नाम है परशुराम का खेड़ा। अच्छा, और भी कोई हड़प्पा कालीन स्थल है उत्तर प्रदेश में? हाँ, कई हैं, जैसे हुलास सहारनपुर में, बड़गांव बागपत में, मानपुरा बुलंदशहर में और मांडी गांव मुजफ्फरनगर में। ये नाम भी याद रखने चाहिए। ठीक है, अब सभ्यता और आगे बढ़ी और हम पहुंचे महाजनपद काल में। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। कुल 16 महाजनपदों में से आप सोचिए 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की भूमि पर थे। आधे महाजनपद, मतलब उस वक्त सत्ता का केंद्र यही इलाका था। निश्चित रूप से इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। तो आइए एक एक करके इन 8 महाजनपदों और उनकी राजधानियों को देख लेते हैं। यहाँ से मैचिंग वाले प्रश्न बहुत बनते हैं। जी, पहला है कुरु, जो मेरठ दिल्ली का क्षेत्र था। राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। फिर पांचाल, बरेली बदायूं वाला इलाका, इसकी 2 राजधानियां थी, काम्पिल्य और अहिच्छत्र। सही। फिर शूरसेन, यानी आज का मथुरा क्षेत्र, और राजधानी भी मथुरा ही थी। वत्स, प्रयागराज का क्षेत्र, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कोसल, इसमें अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती का इलाका आता था। राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत। छठा है मल, कुशीनगर देवरिया का क्षेत्र, राजधानी कुशीनगर या पावा। 7वां काशी यानी वाराणसी क्षेत्र, राजधानी भी वाराणसी। और 8वां चेदी, जो बुंदेलखंड का इलाका था, राजधानी थी शुक्तिमती। बहुत बढ़िया। अब इसी दौर में 2 बड़े धर्मों का उदय हुआ,
सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म की। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की लगभग हर बड़ी घटना यहीं से जुड़ी है। जैसे कपिलवस्तु, जो आज का सिद्धार्थनगर है, ये बुद्ध के पिता शुद्धोधन का राज्य था। और फिर सारनाथ, वाराणसी के पास, इसका पुराना नाम ऋषिपत्तन था। यहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जी, और यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई। और शास्ति, वो जगह जहां बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। ये सवाल तो अक्सर आता है। बिल्कुल। उन्होंने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षाकाल श्रावस्ती में ही बिताए थे, और अंत में कुशीनगर, जो उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है, ये मल्ल गणराज्य की राजधानी भी थी। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ और भी स्थल हैं। हाँ, जैसे रामग्राम, जो गोरखपुर के पास था, ये कोलिय गणराज्य की राजधानी थी। फिर देवदह, महाराजगंज में, जो बुद्ध का ननिहाल था। और पावा, जो आज कुशीनगर का फाजिलनगर क्षेत्र है। जी बिल्कुल। अब बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म का भी ये एक प्रमुख केंद्र रहा। अयोध्या का तो खास महत्व है। यहाँ 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ था: आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। 5 तीर्थंकर एक ही नगर में, ये तो अद्भुत है। जी, और कौशाम्बी के पास प्रभासगिरी स्थल है। वो छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म और वास्तुकला की, खासकर गुप्तकाल की। गुप्तकाल में भारत में शिखरयुक्त मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, और इसके बेहतरीन उदाहरण हमें उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। जैसे ललितपुर में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हाँ, वहाँ शेष शैया पर विष्णु की जो प्रतिमा है वो बहुत प्रसिद्ध है। और एक और मंदिर है जो बहुत खास है, कानपुर का भीतरगांव मंदिर। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ईंटों से बना हुआ गुप्तकालीन मंदिर है, उस समय की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। और शैव धर्म की बात करें तो गोरखपुर में नाथ संप्रदाय की नींव पड़ी। जी, गोरख संप्रदाय की। अब हम प्राचीन काल से मध्य काल की ओर बढ़ते हैं, सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत का उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा। फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी, अपने चचेरे भाई जोना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और फिरोजाबाद की भी स्थापना उसी ने की थी। जी, और वो मेरठ से अशोक स्तंभ को दिल्ली भी ले गया था। फिर लोधी वंश में सिकंदर लोधी में एक बहुत बड़ा काम किया। हाँ, उसने 1504 या कुछ स्रोतों के अनुसार 1506 में आगरा शहर की नींव रखी और उसे अपनी उपराजधानी बनाया। ये दोनों ही तथ्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आगरा की यही नींव आगे चलकर मुगल साम्राज्य का केंद्र बनी। बिल्कुल, मुगल काल में तो उत्तर प्रदेश का महत्व और भी बढ़ गया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में। जी, और 1583 में अकबर ने ही प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद किया था। अकबर के नवरत्नों में से भी तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश से थे। हाँ, बीरबल का जन्म जालौन के पास कालपी में हुआ था, और टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर में। इनके जन्म स्थान भी पूछे जा सकते हैं। तो मध्यकाल के बाद अब हम आते हैं आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का तो केंद्रीय उत्तर प्रदेश था। इसकी शुरुआत ही 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ये आग पूरे प्रदेश में फैल गई। कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे और अजीजन बेगम ने नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, और बलिया, जो मंगल पांडे का जन्म स्थान है। जी, और उसी बलिया में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार भी बनी थी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थल हैं। बिल्कुल, जैसे गोरखपुर में काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और अयोध्या, जो तब फैजाबाद था, वहां अशफाकुल्ला खां को। गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को, और प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। प्रयागराज तो जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय का भी जन्म स्थान है। जी, और वाराणसी रानी लक्ष्मीबाई और पंडित रविशंकर का जन्म स्थान है। इस पूरे इतिहास में शहरों के नाम कई बार बदले, ये भी एक दिलचस्प विषय है। हाँ, ये सीधे सीधे याद करने वाला खंड है, और यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। जैसे लक्ष्मणपुर या लखनपुर, आज का लखनऊ है। काशी यानी वाराणसी, और कान्यकुब्ज या नगर महोदयश्री यानी आज का कन्नौज। ऋषिपत्तन या सिंहपुर, ये सारनाथ का प्राचीन नाम था। ब्रह्मावर्त कहते थे बिठूर को, जो कानपुर के पास है, और अहिछत्र रामनगर बरेली को। कुछ और नाम भी है जी, जैसे काम्पिल्य, ये फर्रुखाबाद का काम्पिल है। शुक्र क्षेत्र, ये कासगंज का सोरो है। कुशीनारा तो कुशीनगर है। मधुपुरी मथुरा है। और दान तीर्थ हस्तिनापुर को कहते थे। हरिगढ़ या कोल,
ये अलीगढ़ का पुराना नाम है। और अयोध्या का एक प्राचीन नाम अयाजसा भी था। जी बिल्कुल। तो इस तरह हमने अध्याय 11 के सभी शीर्षकों और बिंदुओं को कवर कर लिया है। कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में लिखकर बताएं। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी क्रिएटर्स के साथ शेयर करें। जय हिंद।